हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एंड वी आर डूइंग दिस लेक्चर बिकॉज इन अक्टूबर मंथ द योजना covered these issues. All right. And in last session we have already seen about the agriculture infrastructure. Now today we will be seeing about the port infrastructure of India. All right. As you know that we are now aspiring for port-led development. Why? Because if you look at the China, right? If we look at China, whatever growth and tremendous progress it has made over past 3-4 decades, it all has been export led. All right, and it is now exporting to almost everything and to every country across the world. All right, and what was the strategy of China? That first of all, it tried to make its port efficient. All right, and not just efficient but even huge. अगर हम सिर्फ एक शंघाई पोर्ट की बात करें तो जितना हमारे यहाँ हमारे पूरे 13 मेजर पोर्ट जितना कार्गो हैंडल करते हैं उतना चाइना का अकेला शंघाई पोर्ट डेवलप हैंडल करता है। ऑलराइट, एंड नॉट जस्ट कि वो वॉल्यूम या वैल्यू के टर्म में बहुत ज्यादा हैंडल कर रहा है, बट द थिंग इज दैट वो एफिशिएंसी भी उतनी ही ज्यादा है उसकी। ऑलराइट, द टर्न अराउंड टाइम देख लें हम शिप्स का या बड़े शिप्स की एंट्री देख लें, उसने अपने पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। ऑलराइट, सो अगर हम इंडिया की बात करें तो वी हैव ए वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ 7500 किलोमीटर इंक्लूडिंग दैट अंडमान निकोबार एज वेल। ऑलराइट, विदाउट अंडमान निकोबार वी हैव अराउंड 6100 kilometer. Alright, the mainland India, and overall we have 13 major ports, 200 minor ports, and various and numerous private port as well. Okay, now let's look at the map first. These are 13 major ports, right? These you must remember for your exam. Now see, this is Kandla in Gujarat. This is Mumbai and Jawaharlal Nehru Terminal in Maharashtra. This is Mormugao in Goa. This is New Mangalore, Karnataka. Cochin in Kerala. VO Chidambana, Tamil Nadu. Chennai and Ennore, both in Tamil Nadu. Visakhapatnam in Andhra, Paradeep, Odisha, Kolkata in West Bengal, and this is Port Blair. Okay, so as you can see, we have 13 major ports here. So पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेजर और माइनर पोर्ट में फर्क क्या है. So look at this diagram. ठीक, Indian port are categorized into major port and minor port. Major ports are under control of central government, okay, and non-major ports are under control of state government. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक पोर्ट है तो वहां पर मल्टीपल टर्मिनल्स नहीं हो सकते, कई टर्मिनल्स हो सकते हैं। जैसे अगर एक पोर्ट है तो उस पर कई इस तरह से टर्मिनल बनाए जा सकते हैं अलग अलग, और हो सकता है कि पूरा सेंटर के अंडर में हो, बट एक कोई टर्मिनल दे दिया जाए किसी प्राइवेट ऑपरेटर को कि आप मैनेज कीजिए। ऑलराइट, सो यू कैन से कि एक पोर्ट में वहां पर पब्लिक टर्मिनल यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में भी हो सकते हैं, प्राइवेट टर्मिनल भी हो सकते हैं। अब ये करने की जरूरत क्यों होती है, हमें क्या जरूरत है यहाँ पे प्राइवेट वालों को, ताकि वो बेटर अपनी एफिशिएंसी को मैनेज कर सके, इंप्रूव कर सके। ऑलराइट, एंड अल्टीमेटली कोई भी कंपनी जो कार्गो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है उसके लिए मैटर करता है कि उस टर्मिनल पे एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा उसके लिए मैटर करता है टर्न अराउंड टाइम। अरे वहां पर आपका कस्टम पेपर वर्क ये सब कितना स्मूथ है, कई बार 2-2 दिन लग जाते हैं इस चीज में। और तो इस तरह के पोर्ट्स को प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए हम एक पोर्ट में भी कई टर्मिनल देते हैं, पब्लिक प्राइवेट, ताकि लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकें कि उन्हें कहां पर अपना शिप डॉक करना है। ऑलराइट, सो पब्लिक टर्मिनल हो सकते हैं, प्राइवेट टर्मिनल हो सकते हैं। उसी तरह नॉन मेजर पोर्ट की बात करें तो वहां भी या तो एंटायर पोर्ट प्राइवेट हो सकता है, या फिर उस पोर्ट पर सिर्फ कोई एक प्राइवेट टर्मिनल हो सकता है, या फिर पूरा का पूरा नॉन मेजर पोर्ट पब्लिक हो सकता है। और अगर वो पब्लिक है तो वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में। ऑलराइट, मेजर पोर्ट सेंट्रल, नॉन मेजर पोर्ट स्टेट, और दोनों के पास राइट है कि अगर वो प्राइवेट टर्मिनल कोई एक टर्मिनल प्राइवेट को देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर या तो ये पोर्ट ये टर्मिनल्स कॉमन यूजर्स के लिए हो सकते हैं, यानी कि सभी यहाँ पर अपने शिप स्टॉक कर सकते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, या फिर ये कैप्टिव के लिए हो सकते हैं। कैप्टिव का यहाँ पे मतलब क्या है, लाइक सी अगर यहाँ कहीं मेरा कोई कोल फायर प्लांट है, ठीक है, कोल प्लांट है जहां पर मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूँ, या सपोज कीजिए कोई अडानी ग्रुप का यहाँ पर कोल प्लांट है,
राइट। अब उसने ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट किया, राइट। अब सपोज कि उसने जो कोल इंपोर्ट करा है वो अपने ही खुद के प्लांट में यूज करना चाहता है, वो उसको दूसरी कंपनीज को सेल करने के लिए नहीं मंगवा रहा है, क्योंकि जस्ट इमेजिन, इमेजिनरी सिचुएशन है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। अडानी ग्रुप काफी कोल इंपोर्ट करता है बट सबको सप्लाई करता है। बट सपोज कि वो जो अपनी एक पर्टिकुलर प्लांट के यूज के लिए मंगवा रहा होता, ठीक है, यानी कि उस पोर्ट पर जो कोल आएगा वो सिर्फ उसी की कंपनी ने खुद मंगाया है और अपनी खुद की दूसरी कंपनी के लिए मंगाया है, ठीक है, नॉट फॉर ए कॉमन सेल, तो उसे हम कहते हैं कैप्टिव, राइट। यानी कि एक पोर्ट पर उसने एक प्राइवेट टर्मिनल डेवलप किया है और ये टर्मिनल वो एक्सक्लूसिव यूज करना चाहता है सिर्फ अपनी एक फायर प्लांट के लिए, जहां पर वो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, राइट। सो उसे हम लोग कहते हैं या तो कैप्टिव यूज या फिर कॉमन यूज, तो फिर सबके लिए ओपन है। अरे नाउ एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेजर पोर्ट किसके अंडर में आ रहा है, सेंट्रल के, ठीक है। तो उसने बनाया है एक टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट, अभी हम आएंगे उस पे, मेजर पोर्ट अमेंडमेंट जो एक्ट आया उस पे हम आएंगे, ठीक है। तो टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर टैरिफ फिक्स कर दिया जाता है कि जब भी जो शिप डॉक होगा तो वहां पर आप उस पर कितने चार्जेस लगाएंगे, ऑलराइट। अब सोचिए कि यहां पर उस पोर्ट पे कोई प्राइवेट टर्मिनल होता, मेजर पोर्ट पे, तो फिर उसको टैरिफ वो कौन सा ले सकता है, वो टैरिफ उतना ही लगा सकता है जितना टाम्प अथॉरिटी फिक्स करेगी, है। इसलिए हमारे यहाँ कई कंपनीज जो अच्छा खासा कार्गो हैंडल करती हैं, फॉर एग्जांपल मुंद्रा पोर्ट, ठीक है, प्राइवेट है, अडानी ग्रुप के पास है, बट वो सबसे ज्यादा कार्गो इस वक्त हैंडल कर रहा है, इवन मोर देन दीज 13 मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट से ज्यादा कार्गो हैंडल करने के बाद भी मुंद्रा पोर्ट हमारा जो है, इट इज स्टिल ए माइनर पोर्ट। तो आप कह सकते हो कि जब ये इतना ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहा है तो ये अभी तक माइनर पोर्ट क्यों कहला रहा है, वो इसलिए कहला रहा है क्योंकि वो इस डोमेन में नहीं आना चाहता, वो नहीं चाहता कि मुझ पर टैम इस अथॉरिटी के जो चार्जेस है वो लागू हो, वो अपने हिसाब से अपने चार्जेस लगाना चाहता है, और वो उसे जस्टिफाई करता है कि देखिए मेरे पोर्ट पे एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है, पेपर वर्क, कस्टम्स, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा स्मूथ है मेरे यहाँ, और ये रीजन भी है कि जो शिप्स आ रही हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो शिप्स प्रेफर कर रही हैं मुंद्रा पोर्ट पे जाना रादर देन हमारे मेजर पोर्ट्स पे जाना, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की एफिशिएंसी उनको ज्यादा बेटर लगती है, राइट। एंड दीज मेजर पोर्ट दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, क्लियर है अबाउट मेजर पोर्ट। नॉन मेजर पोर्ट में दे कम अंडर द स्टेट डिपार्टमेंट या स्टेट मैरीटाइम पोर्ट, राइट, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। नाउ अब एक चीज और देखते हैं, ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये है मेजर पोर्ट ने जितना कार्गो हैंडल किया है और ये है नॉन मेजर पोर्ट में। अब एक चीज देखें, फाइनेंशियल ईयर 12 में 61% ऑफ द कार्गो इज हैंडल्ड बाय मेजर पोर्ट, राइट, एंड 39% बाय माइनर पोर्ट। नाउ कम फास्ट फॉरवर्ड टू 22, दिस शेयर फ्रॉम 61 रिड्यूस टू 55, यानी मेजर पोर्ट का शेयर रिड्यूस हुआ है, राइट। क्यों, मोस्टली कि हमने जो अपने प्राइवेट पोर्ट थे उनको काफी एनकरेज किया है, ठीक है, हम लोग प्राइवेट्स को ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं आजकल, ताकि एफिशिएंसी मेंटेन हो, एक कंपटीशन हो आपस में। अब वो एक ही कंपनी को दिया जा रहा है काफी कुछ, वो अलग बात है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक अगर आज इंडिया की कोस्ट लाइन पे देखें तो हर 500 किलोमीटर पर एक अडानी ग्रुप का पोर्ट, या फिर तो अगर पूरा पोर्ट नहीं तो एटलीस्ट एक टर्मिनल है, ठीक है, जो कि मैंने आपको 4 या 5 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में भी दिखाया था, फ्रंट पेज की न्यूज थी, ऑलराइट। इवन दी ऑफिशियल्स विदाउट नेमिंग देमसेल्फ दे वर आल्सो वरीड कि ये जो मोनोपोली क्रिएट की जा रही है अडानी ग्रुप की पोर्ट पर, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फ्यूचर में, ऑलराइट। व्हेन दिस गवर्नमेंट केम इन 2014, डोंट टेक इट पर्सनली, मैं सिर्फ आपको वो आर्टिकल का क्रक्स बता रहा हूँ जो इंडियन एक्सप्रेस में ही था कुछ दिन पहले, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था उस न्यूज में। 2023 तक उस वक्त अडानी ग्रुप के जो पोर्ट थे वो हैंडल करते थे 9% ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंडियन ट्रेड, ऑलराइट। नाउ दे आर हैंडलिंग अराउंड 24.7% ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंडियन ट्रेड, राइट। सो दिस सॉर्ट ऑफ मोनोपोली इज क्रिएटिंग इन दिस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्लोली, ऑलराइट। सो नाउ दिस इज गुड थिंग कि मेजर पोर्ट का रिड्यूस हो रहा है एंड नॉन मेजर का बढ़ रहा है। Non-major ports are gaining the share and major chunk of the traffic has shifted from major ports to non-major ports. So that is actually good. The contribution of non-major port traffic to the total traffic rose to 45% from 39% to 45%. Clear?
नाउ अब इसी के साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कुछ चेंजेस किए गए हैं इन बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, हर एक पोर्ट का अपना एक बोर्ड होता है। ठीक है, उसमें कुछ मेंबर्स बैठते हैं और वो लोग डिसीजन लेते हैं। राइट, कि अगर हमारे पास एक खाली लैंड पड़ा है, सरप्लस पड़ा हुआ है लैंड का, तो हमें उसको किस तरीके से यूज करना है। राइट, इस बोर्ड में मेंबर्स कौन कौन से होंगे, डिसीजन मेकिंग किस तरह होगी, इसको लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं इन रिसेंटली मेजर पोर्ट अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अब मैं इस एक्ट को आपको पहले भी करा सकता था जब ये न्यूज में आ रहा था, बट द अल्टीमेट गोल बॉस कि आपको एग्जाम में कभी भी मीन्स में इस पे एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप सिर्फ इस एक्ट के बारे में बात कर लीजिए, नहीं आएगा। इस तरह की चीजों के लिए अगर मैं आपको 15-20 मिनट का वीडियो बना दूं, दैट विल शेयर टाइम वेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। राइट, हमें सिर्फ इससे कुछ प्रोविजन, कुछ नॉर्म्स हमें अपने उसमें लिखने हैं कि देखिए यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि ये जो इनका प्रोसेस है और इनके आपस में खासकर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको हम कैसे इन डिस्प्यूट्स को रिड्यूस कर सकें, इस प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बना सकें और बोर्ड की जो फंक्शनिंग है उसको और ट्रांसपेरेंट बना सकें। राइट, बस ये गोल होता है और यही आपको एक पॉइंट पे लिखना होता है कि जो न्यू अमेंडमेंट्स किए गए हैं इसमें, दे आर गिविंग ए बूस्ट टू दिस पोर्ट infrastructure and its share in handling India's trade. Right. Now, the new act proposed to simplify the composition of the board of port authority, reducing the number of members from 17 to 19 अलग-अलग ports में to 11 to 13. Alright, and these members will represent various interests. Okay, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई आदमी बैठेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कोई आदमी बैठेगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एक नॉमिनेट मेंबर होगा एंड द मेंबर रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉइज ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉइज का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव। नाउ, अब डिस्प्यूट्स ना हो उसके लिए क्या कोशिश की गई है कि एक क्रिएट किया जाएगा एक एडजुडिकेटरी बोर्ड, ओके, जो इनके डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगा। उसी तरीके से पहले टार्म जो मैंने ऊपर बताया आपको, टैरिफ अथॉरिटी, ये जो काम करती थी, ओके, द बोर्ड विल कैरी आउट द रेसिडुअल फंक्शन ऑफ अर्स्ट वाइल टार्म। ओके, ये जो एडजुडिकेटरी बोर्ड है हमारा, वो इस काम को अब मैनेज करेगा जो कि पहले टैरिफ अथॉरिटी करती थी, फॉर मेजर पोर्ट्स ओनली, ओके, नॉट माइनर, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इट विल लुक इनटू द डिस्प्यूट्स बिटवीन पोर्ट्स एंड ट्रिपल पी कंसेशनरीज, रिव्यू दी स्ट्रेस ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो एनपीए में टर्न हो रहे हैं या जो बना तो लिए गए हैं लेकिन उतना ज्यादा कार्गो हैंडल कर नहीं रहे हैं, एंड सजेस्ट मेजर टू रिव्यू एंड रिवाइव सच प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली ग्लोबल ट्रेड थ्रू वाटरवेज फेस्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सेटबैक, ठीक है, वो जब की बात है जब एक कंटेनर था बहुत बड़ा, एवर गिवन नाम का, उसने स्विच कैनाल को ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने पूरे फाइनल टॉपिक पर। ठीक है, तो मेजर और माइनर पोर्ट में मैंने आपको डिफरेंस क्रिएट कर दिया है फॉर योर एग्जाम। ओके, एक और चीज एक बार और देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, कौन मैनेज करता है मेजर पोर्ट को, सेंटर मैनेज करता है, और क्यों कर रहा है, ऑफ कोर्स उसकी यूनियन लिस्ट में आता होगा तभी मैनेज कर रहा है। राइट, और इसमें रिसेंटली अमेंडमेंट किए गए हैं बाय एक्ट ऑफ 2021। ओके, नाउ इसमें इसमें हमारा जो गवर्नमेंट होगा, इट विल जस्ट सी ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ दिस बोर्ड, जो बोर्ड को मैनेज करेगा, यानी कि एक तरह से उसका उस पे जो रेगुलेशन था उसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट अपना भी एक नॉमिनी अब बिठाएगा। ऑलराइट, स्टेट माइनर पोर्ट की बात कर लेते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। ऑलराइट, एंड रिमेंबर, स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करते हैं माइनर पोर्ट। ऑलराइट, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब आप समझ सकते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कहीं ना कहीं ओवरराइडिंग पावर होगी। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली, और देखिए ये हमने क्या देखा ऊपर कि 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट हैं, और जब आप इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ते हो ना, तब आपको इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि ये जो छोटे छोटे माइनर पोर्ट बने होते हैं ना, यहाँ स्पेशली उड़ीसा साइड, यही सबसे बड़ा थ्रेट बन जाते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, क्योंकि हम लोग क्या है कि यहाँ पर इन माइनर पोर्ट्स पे इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी नहीं रखते हैं। 200 पोर्ट है, कितनों पे रखेंगे हम। राइट, तो यही एक सिक्योरिटी थ्रेट बनते हैं कि ड्रग्स हो, आर्म्स हो, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, इस तरह की चीजें हमारे माइनर पोर्ट से हो जाती हैं। तो जब आप सिक्योरिटी में बात करें, ऑलराइट, अपनी कोस्टल सिक्योरिटी की, तो उसमें इस पॉइंट को जरूर ऐड करें कि माइनर पोर्ट्स पर भी हमें उतनी ही सिक्योरिटी और उतना ही विजिलेंस रखने की जरूरत है आज के टाइम में एटलीस्ट। ऑलराइट, इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ये बांग्लादेश की तरफ से जो भी होता है, आजकल म्यांमार की तरफ से भी हो रहा है, ये सब इधर से ही हो रहा है, माइनर पोर्ट से स्पेशली। ऑलराइट, नाउ ऑल दिस माइनर पोर्ट, ये लोग गवर्न किस में होते हैं, तो इनके लिए अपना एक अलग एक्ट होता है, इंडियन पोर्ट एक्ट ऑफ 1908।
1908। ठीक है, इस एक्ट के अंडर में गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 95% ऑफ आर ट्रेड इन वॉल्यूम टर्म्स। ठीक है, जितना हम लोग भेज रहे हैं या जितना हम लोग ला रहे हैं, ठीक है, 95% इन द वॉल्यूम टर्म हम लोग अपने पोर्ट्स के थ्रू हैंडल करते हैं, एंड 65% इन वैल्यू टर्म। ओके, बाकी फिर वो अलग चीजें, एयरवेज के थ्रू भी हम लोग लेकर आते हैं, कुछ लैंड ट्रेड भी होता है, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर से अफगानिस्तान और सेंट्रल इंडिया की तरफ जाता है। ऑलराइट, उसके बाद ये एक सबसे बड़ा इशू है टर्न अराउंड टाइम। अब देखिए, आज भले ही हमने थोड़ा सा इंप्रूव करके 62 आवर्स कर दिया हो, बट स्टिल स्टिल कहीं ना कहीं 2.5 डेज लग रहे हैं। अगर आज कोई शिप डॉक हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो वो 2.5 डेज लग जाएंगे उसको सारे कस्टम्स क्लियरेंस लेने में, पेपर वर्क करने में, अपना कार्गो रिमूव करने में, और फिर जो लेके जाना है उस कार्गो को अपलोड करने में। ओके, तो इसमें ये अभी भी बहुत ज्यादा है। हालांकि पहले और ज्यादा था, थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है, बट स्टिल अभी भी काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर 2017 तक देखेंगे तो 82 आवर्स लगते थे टर्न अराउंड टाइम में। अभी फिर भी 2023 तक आते आते हमने 62 आवर्स कर दिया, बट इसको अभी और फर्दर इंप्रूव करने की जरूरत है। और एक और चीज हमने जो देखी कि माइनर पोर्ट जो है हमारा, उनका कंट्रीब्यूशन टोटल ट्रेड में बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि आपका जो मोनोपोली है वो उतनी ज्यादा ना हो। ऑलराइट, वो अलग बात है कि मुंद्रा पोर्ट जो कि आज सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहा है, वो अभी भी अपने आप को माइनर पोर्ट मानता है, और वो है। ऑलराइट, नाउ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें इसको और बेटर बनाने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहला तो इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए। आज अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो हम लोग बहुत ज्यादा कोल इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास भी कोल के बहुत सारे भंडार हैं, लेकिन हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया का जो कोल है वो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। आपको पता है कि इसमें 4 ग्रेड आती हैं। ठीक है, और बेस्ट क्वालिटी का ग्रेड हमारे यहाँ सिर्फ एक ही जगह मिलता है थोड़ा बहुत, वो है कश्मीर में। अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अगर आपने पढ़ा है कि कौन से 4 ग्रेड के कोल हमारे यहाँ मिलते हैं। ऑलराइट, सो सबसे ज्यादा कोल हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और इस तरह की कई कमोडिटी, लगभग सब कुछ इंपोर्ट किया जा रहा है। जैसे हमारा जो मोरमुगांव का पोर्ट है गोवा वाला, वो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑलराइट, तो ओवरऑल हम लोग हैंडल करते हैं ऑलमोस्ट अराउंड 704 मिलियन टन ऑफ कार्गो। राइट, तो इसको हमें अपना ट्रेड और ज्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा एफिशिएंट बनाएं। ठीक है, और आपको एक और बात पता होगी कि हमारे यहाँ पर कोई भी डीप सी पोर्ट नहीं है। डीप सी पोर्ट का मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े वेसल्स हैं, कंटेनर, जिनकी वाटर डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, अरे, वो हमारी कोस्ट तक नहीं आ पाते हैं, या तो वो नीचे जाकर हमें कोलंबो में अनलोड करने पड़ते हैं, फिर वहां से छोटी छोटी शिप्स में हम लोग अपने इनपोर्ट्स पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बढ़ जाता है, एक तो टाइम डिले बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक जगह से अनलोड करेंगे, फिर छोटे शिप में डालेंगे, फिर अपने यहाँ लाकर फिर से ऑफलोड करेंगे। और तो एक तो टाइम डिले बढ़ जाता है, दूसरा कि हमारा जो करेंसी है, फॉरेक्स रिजर्व है, उसका खर्चा होता है, क्योंकि अगर हम सिंगापुर में पहले अनलोड करवा ऑफलोड करवाएंगे या श्रीलंका में करवाएंगे, तो हमें वहां पर भी पैसे देने होंगे। ठीक है, और तीसरा कि हम जो खुद अर्न कर सकते हैं, अगर हमारे पास उतना अच्छा पोर्ट होता, तो वो भी हमारा लॉस होता है। राइट, सो अपने इंटरनेशनल ट्रेड को और बेटर बनाने के लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, और उसी से रिगार्डिंग कि हम लोग यहाँ पर एकदम, यहाँ एकदम बिल्कुल टिप पर, ठीक है, केरल में हम लोग एक पोर्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन विद द प्राइवेट पार्टनरशिप विद अडानी ग्रुप। ओके, बट वो जो पूरा सा इशू था, वो अभी काफी हद तक वहाँ के जो फिशर्स हैं उनकी लाइवलीहुड काफी अफेक्ट हो रही है, तो वहां पर काफी प्रोटेस्ट की वजह से वो प्रोजेक्ट इतना इजीली अभी हो नहीं पा रहा है। राइट, बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हम लोग उस पोर्ट को जल्दी डेवलप करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। सी, आपको पता है कि लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है, कि अगर हमने कुछ यहाँ पर डेवलप किया है, सपोज कि तेलंगाना में हैदराबाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल, ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बनाया है, तो वो कितने कम टाइम में पोर्ट तक जा पाएगा और वहां से एक्सपोर्ट हो पाएगा, ये हमारी कहलाती है लॉजिस्टिक कॉस्ट। और ये इंडिया की बहुत पुअर है। तो एक इंडेक्स आता है, वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स, अगर आप बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी उसको पब्लिश करती है। अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी ठीक से की है तो आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले भी न्यूज में था और हमने इंडियन एक्सप्रेस में देखा भी था। ओके, तो लॉजिस्टिक इंडेक्स में हमारी रैंकिंग बहुत ज्यादा पुअर है।
ओके, इसीलिए कंट्रीज इतना पसंद नहीं करती हैं इंडिया में आना, क्योंकि अगर वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हैं तो हमारी जो इंटरनल एरियाज में डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लोग, उसको पोर्ट तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत आती है। अगर आपको एग्जांपल दें कंपैरिजन विद चाइना, तो वहां पर जो ट्रेन चलती हैं, जो इस तरह की जिनको हम मालगाड़ी कहते हैं अपने यहाँ पे, तो हमारे यहाँ उसकी एवरेज स्पीड है आज भी 25 किलोमीटर पर आवर। राइट, जबकि चाइना में उन मालगाड़ियों की ही स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हुआ? कौन है जो इंटरनल एरियाज में अपनी कंपनी लगाने के बाद पोर्ट तक जल्दी अपना सामान पहुंचा पाएगा? तो वो चाइना है, और हमसे 4 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट और फास्टर है। राइट, तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा आने से ये होगा कि अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, और फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा ज्यादा एफिशिएंटली। ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओके, और इसी को हमने बेटर बनाने के लिए क्या किया है कि हमने कोशिश की है कि सपोज अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है चेन्नई पोर्ट से, तो हम लोगों ने ये वाटरवेज वगैरह डेवलप करनी शुरू, यानी कि इसको हम कहते हैं कोस्टल शिपिंग। ओके, कोस्टल शिपिंग, नॉट ब्लू वाटर बट कोस्टल शिपिंग। ऑलराइट, क्योंकि अगर कोई चीज मुझे सपोज कि यहाँ से पहुंचानी इधर, तो मैं रोडवेज के थ्रू आऊंगा ना, तो मुझे ज्यादा कॉस्ट आएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ कोस्टल शिप्स के थ्रू आऊंगा तो मुझे थोड़ा कम कॉस्ट आएगा। राइट, अगर कोलकाता में बनी हुई चीज को मुझे यहाँ बेचना है कहीं बेंगलोर में, ठीक है, तो मैं कोस्टल शिपिंग प्रेफर करूंगा ताकि मेरी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो वो कम से कम हो। राइट, क्योंकि माना जाता है कि अगर हम कोस्टल शिपिंग या इनलैंड शिपिंग से कोई प्रोडक्ट भेजते हैं ना, तो उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 to 80% लेस एक्सपेंसिव है ये। इसलिए हमें अपने पोर्ट्स को और बेटर बनाने की जरूरत है, ताकि हम लोग रोड रेलवेज का यूज कम करें एंड कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज का यूज ज्यादा करें। ऑलराइट, अभी हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो मैं लॉजिस्टिक इंडेक्स की बात कर रहा था, वो लॉजिस्टिक कॉस्ट जाती है ऑलमोस्ट 14% ऑफ जीडीपी। और ये बहुत बुरी चीज है। अगर चाइना की देखेंगे तो उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिर्फ 6% ऑफ देयर जीडीपी है। राइट, यानी कि उसको अपना सामान पोर्ट तक पहुंचाने में सिर्फ इतनी कॉस्ट आती है, जबकि हमें इतनी आती है। तो फिर ये जो 8% का डिफरेंस हुआ, ये क्या करता है? हमारे प्रोडक्ट को कॉस्टली कर देता है, और हम इंटरनेशनल मार्केट में उतना बेटर कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, नाउ अगर हमारे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम ब्लू इकोनॉमी में भी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, क्योंकि अगर आज हम फिश प्रोडक्शन की बात करें, तो फिश प्रोडक्शन में हम लोग वर्ल्ड के टॉप 5 में तो आते हैं। राइट, लेकिन अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर होता तो हम इसके एक्सपोर्ट को एक बूस्ट दे पाते। राइट, एंड नॉट दिस फिश बट सभी तरह के मराइन प्रोडक्ट्स में हम ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अगर हमारे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बेटर है, तो हम ब्लू इकोनॉमी को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। ठीक है, अब नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आई है, तो मैंने आपको बताया है कि जो माइनर पोर्ट्स हैं उन पर सिक्योरिटी उतनी ज्यादा टाइट नहीं होती है। और अब एक और बात याद कीजिए कि हमारे जो अधिकतर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो कहाँ लगे हैं? वो कोस्टल एरियाज में लगे हैं। राइट, और वो लगाए जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे पानी की भी जरूरत पड़ती है, एज अ कूलेंट, वाटर एज अ कूलेंट हम लोग यूज करते हैं वहां पर। ऑलराइट, इसलिए कोस्टल एरियाज के नजदीक ही बनाए जाते हैं। अगर हम अपनी सिक्योरिटी उतनी ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक बहुत बड़ा सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। ऑलराइट, एंड नॉट जस्ट दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर हम नेवी के भी मेजर स्ट्रेटेजिक स्टेशन इनके इंस्टॉलेशन की बात करें, तो वो हमने कहाँ किए हैं? कोस्टल एरियाज के पास। इवन हमारे स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन देख लीजिए आप, या फिर हाँ, इवन हमारे मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उड़ीसा के पारादीप के पास। राइट, तो ये सारे इंस्टॉलेशन जो है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब हमारा कोस्टल एरियाज में है। तो इसकी ये हमारे लिए हमेशा एक सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा अगर हम इसको अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। ओके, एंड ये तो हो गई सिक्योरिटी की बात, बट इवन मैंने आपको बताया ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर लें या ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर लें, आर्म्स ट्रैफिकिंग की बात कर लें, ये सब कहाँ से हो रहा है? इन माइनर पोर्ट से होता है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी उतनी ज्यादा टाइट नहीं होती है। राइट, नेक्स्ट, अब आप जानते हैं कि अगर हम अपने पूरे नेबरहुड में देखें, चाहे श्रीलंका हो, मॉलडीव्स हो, आपको क्या लगता है कि किसकी नेवी वो कैपेबिलिटी रखती है जो इस पूरे रीजन को सिक्योर रख सकती है? ओनली इंडिया। राइट, और उसके लिए जरूरत है कि कंट्रीज हम पे ट्रस्ट करें दैट वी कैन बी ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बिकॉज वी हैव दैट पावरफुल नेवी। राइट, और कहीं ना कहीं हमें अब जरूरत है हब एंड स्पोक मॉडल लाने की। लाइक जैसे अगर मान लो ये इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो फिर चाहे वो श्रीलंका हो नीचे, ठीक है, या और नीचे जाके मॉलडीव्स हो, हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों को मेक इन इंडिया की तरफ से मेक इन साउथ एशिया की तरफ बढ़ना है।
ऑलराइट, ये जो कंट्रीज हैं नेबरिंग कंट्रीज, इन्हें हमें अपनी सप्लाई चेन से जोड़ना है। कुछ चीजें हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, कुछ इनके यहाँ हो रही हैं, फिर सब एक जगह असेंबल हो रही हैं, फिर एक्सपोर्ट हो रही हैं। उससे क्या होगा कि ये सब भी डेवलप होंगे और अल्टीमेटली हम लोग एक तरीके से काउंटर कर पाएंगे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। ऐसा तो नहीं है कि हम इनको पैसे देते रहेंगे, ग्रांट देते रहेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते रहेंगे तो ये चाइना से दूर रहेंगे। नहीं, हम मैच नहीं कर सकते चाइना की मसल पावर को, ओके, फाइनेंशियल पावर को। लेकिन हम इन्हें अपनी अगर वैल्यू चेन में इंटीग्रेट कर लें, जैसे हमारे यहाँ भी कपड़े बन रहे हैं, इनके यहाँ भी कपड़े बन रहे हैं, हम इनके यहाँ से कॉटन लेंगे, ओके, फिर और हमारी इंडस्ट्रीज में कपड़े बनेंगे, फिर एक्सपोर्ट होंगे, ठीक है। या हमारे यहाँ पर अगर एप्पल के आज आईफोन बन रहे हैं तो वैसी बात है, कुछ हेडफोन वगैरह श्रीलंका में बन सकते हैं, ओके। तो ये ट्रस्ट बिल्ड होगा जब एक पार्टनरशिप इक्वल टर्म्स पे की जाती है, नॉट लाइक चाइना की तरह बिग ब्रदर अप्रोच। बात करें एनवायरनमेंट की, तो एक ओवर फिशिंग सबसे बड़ा थ्रेट है, ओके। ओवर फिशिंग हो गया या कोस्टल डिग्रेडेशन हो रहा है, मराइन पॉल्यूशन कह लीजिए या राइजिंग सी लेवल कह लीजिए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने एनवायरमेंटली साउंड मैनर में, सस्टेनेबल मैनर में, ऐसा नहीं कि हम हार्म कर रहे हैं वहां की कोस्टल कम्युनिटी को या उनकी लाइवलीहुड को, हमें अपने पोर्ट्स को और बेटर और एफिशिएंट बनाना है। ऑलराइट, कोस्टल कम्युनिटीज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, मेजोरिटी कम्युनिटी जो होती है कोस्टल एरिया में, दे डिपेंड ऑन द फिशिंग, राइट, ओके, उनकी लाइवलीहुड का सोर्स है वो। सो इट शुड नॉट बी लाइक जैसा कि अभी हम लोग के साथ केरल में हो रहा है कि फिशिंग कम्युनिटी को वो ट्रस्ट नहीं है कि ये जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, दे विल डिस्प्लेस अस कंप्लीटली, ओके, दे विल अफेक्ट आवर लाइवलीहुड, राइट। तो वी शुड इंश्योर दैट हम जो भी डेवलपमेंट करें वो इंक्लूसिव हो, ओके, इंक्लूसिव हो एंड कोस्टल कम्युनिटीज को अपने साथ लेकर जाएं, ओके। एंड नाउ फाइनली आप जो भी डेवलपमेंट करोगे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सब में, वो डेफिनेटली बात है कि आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करेगा ही, ओके। सो दैट इज बेसिक थिंग, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, राइट। सो दीज आर फ्यू सिग्निफिकेंस कि हम लोग को क्यों अपने पोर्ट को और बेटर बनाने की जरूरत है, ठीक है। हमने उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा। अब हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है पोर्ट में, ठीक है, एक्सक्लूसिवली कि इन पोर्ट में चैलेंजेस क्या है। सबसे पहला, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा है। इंप्रूव करने के बाद भी अभी भी हमारे यहाँ अराउंड 62 आवर्स लग जाते हैं इसको, ठीक है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप जापान का देख लीजिए, जापान में दिस इज जस्ट 8 आवर्स, और ताइवान इट इज जस्ट अराउंड 10 आवर्स। सिमिलरली हांगकांग देख लीजिए जो कि चाइना में आता है, ठीक है, हांगकांग इट इज जस्ट 12 आवर्स, ठीक है। तो हमारा अभी भी 62 आवर्स है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में लेस कॉम्पिटिटिव क्यों हो जाता है, राइट। एक तो हमारी ऑलरेडी लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा थी, ठीक है। हम लोगों ने अगर कुछ अंदर मैन्युफैक्चर किया है इंडिया में, सपोज एमपी में किया है या राजस्थान में किया है या छत्तीसगढ़ में किया है, तो उसे पोर्ट तक ले जाने में ही हमारा प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हो रहा था, क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है ऑलमोस्ट 14% ऑफ जीडीपी। पहला डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज, यहाँ पर हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा वहां पर टर्न अराउंड टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में वो काफी ज्यादा है। 62 आवर्स आपको लग जाते हैं एक शिप को टर्न अराउंड करने में, जबकि जापान को लगते हैं जस्ट 8 आवर्स, ऑलराइट। तो हमारा प्रोडक्ट और ज्यादा अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। दिस इज फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज अंडर डेवलप्ड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सी, एक रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, वो एक रिपोर्ट थी बाय नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी, ठीक है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे यहाँ मेजर पोर्ट्स पर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इट इज जस्ट 65%, ठीक है। जितनी कैपेसिटी है पोर्ट की, जितना वो कार्गो हैंडल कर सकता है, वो उसका सिर्फ 65% ही हैंडल कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट थिंग है कि हम अपनी फुल कैपेसिटी तक वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट। सेकंड, नो, एक और न्यूज आर्टिकल हमने थोड़े दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पर कंटेनर्स की काफी शॉर्टेज थी, right? जब लॉकडाउन लगा था तो चाइना से ना ये कंटेनर बन के आना बंद हो गए थे, तो हमारे यहाँ कंटेनर्स की भी शॉर्टेज हो गई थी, ऑलराइट। सो दिस इज अनदर रीजन दैट वी हैव इनसफिशिएंट कंटेनर टनेज, ओके। इसके अलावा अगर कंटेनर्स वगैरह है भी तो उनकी जो हैंडलिंग है, तो वी हैव लैक ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट, और इसको सिर्फ हम थोड़ा सा इलेबरेट कर रहे हैं, बट आप दो या तीन भी याद रखेंगे पॉइंट्स तो काफी होंगे आपके लिए, ठीक है। लैक ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं जो कंटेनर्स को उठाती हैं रखती हैं, और वो भी प्रोसेस हमारे यहाँ काफी स्लो है, राइट। देन अब इसमें आप और भी चीजें जोड़ सकते हैं जैसे नेविगेशनल फैसिलिटी, ठीक है।
सिग्नल्स एंड ऑल, तो उस वजह से कई बार वहाँ पे कंजेशन क्रिएट हो जाता है। ओके, आईटी सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है हमारा, आज भी काफ़ी चीज़ें पेपर वर्क चल रहा है। ओके, उसके बाद पोर्ट से जो रोड और रेलवे की कनेक्टिविटी है वो बहुत पुअर है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम ज्यादा सीधे अपने, अगर सपोज कि यहाँ पर सीधे रेलवे लाइन होती, ठीक है, यानी कि आपने पोर्ट से सीधे रेलवे पे डाल दीजिए, नहीं करते हैं हम ऐसा। पोर्ट से पहले हम थोड़ी दूर रोड के थ्रू रेलवे स्टेशन तक लाएंगे, फिर रोड के बाद हम लोग रेलवे पे जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ये जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी पुअर है। अगर वो पोर्ट से डायरेक्ट ट्रेन में लोड हो जाता, ठीक है, हमने वहां तक दी होती कनेक्टिविटी, तो चीजें थोड़ी एफिशिएंट हो जाती। Alright, so this is a major reason that poor road and railway connectivity. Alright, next is, अब जो हमारा नया पोर्ट जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं केरल के पास, उसके साथ जो सबसे बड़ा इशू है लैंड एक्विजिशन। ओके, और ये इशू सभी पोर्ट्स में आता है अगर हम और एक्सपैंड करना चाहते हैं। जैसे अगर मान लो अभी 100 एकड़ में है तो हम उसको और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, कहीं पे कार्गो ज्यादा आ रहा है, बट ये इंडिया में हमेशा से चैलेंज है। चाहे आप बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसको देख लीजिए, लैंड एक्विजिशन की वजह से वो प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा डिले हुआ है। राइट, सो दिस लैंड एक्विजिशन फॉर एक्सपेंशन इज अनदर रीजन कि हम अपने पोर्ट्स को उतना बड़ा नहीं बना पा रहे हैं। ओके, complex custom procedure and lengthy document process। ओके, अब अगर आप सिंगापुर पोर्ट की बात देखेंगे ना, तो दे हैव वेरी हाईली सिलेक्टिव प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, वो लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 95% ऑफ दी जो उनके कंटेनर्स हैं वो उनको बिना चेकिंग के अलाउ कर देते हैं। ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल एग्जामिनेशन, तो उनका कंटेनर आया, ऑफलोड हुआ, और जो भी प्रोडक्ट जहां जाना है वहां चला गया। ठीक, लेकिन हमने अपने यहाँ क्या रखा है कि हमारे जो रूल्स हैं इंडिया में, वो हमें कहते हैं कि आप हर एक कंटेनर को खोल के एटलीस्ट 10% उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उसके 10% को आप फिजिकली वेरीफाइड करेंगे। तो आप एक एक कंटेनर को खोल के अगर उसका 10% आइटम वेरीफाई करने लगे तो फिर बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगी चीजें। ओके, डिले भी हो जाएगी और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये सिंगापुर का रूल है कि आप ऑलमोस्ट 90% तो 95% तो वो डायरेक्ट पास कर देता है। ठीक है, वो कई बार क्या है कि उस पर भी डिपेंड करता है कि जैसे कोई कंपनी बहुत ज्यादा रिलायबल होती है तो वो उस पर इस तरह के टैग देता है उनको कि आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद काफी सारे रेगुलेटरी इश्यूज हैं हमारे इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए माइनर पोर्ट्स में देखिए आपकी कितनी सारी अथॉरिटीज उसको मैनेज करती हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का मैरीटाइम बोर्ड अलग होगा, ठीक है, इनमें अलग इश्यूज हैं। उसके बाद प्राइवेट है तो उनका अलग चलता है, काफी ज्यादा रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। ठीक है, तो हमें जरूरत है एक यूनिफाइड अथॉरिटी की। देयर इज लैक ऑफ यूनिफाइड अथॉरिटी। राइट, क्योंकि जब बहुत ज्यादा अथॉरिटीज होती है ना तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ओवरलैप कर जाती हैं आपकी jurisdictions। क्लियर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस ट्रिपल पी मॉडल। ओके, सबसे पहला कि अब जैसे मैंने मुद्रा पोर्ट का आपको एग्जांपल दिया, वो उस टैरिफ रेगुलेशन के दायरे में नहीं आता क्योंकि वो अभी भी कहता है आई एम अ माइनर पोर्ट, जबकि वो सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहा है, इन मेजर पोर्ट से ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो ट्रिपल पी मॉडल में फर्स्ट आता है टैरिफ रेगुलेशन। टैरिफ अथॉरिटी बोलती रहती है कि आप इतना टैरिफ लीजिए, इतना टैरिफ लीजिए, बट वो प्राइवेट वाला जो है वो मानता नहीं है। राइट, फर्स्ट थिंग इज दिस। देन अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाए तो एक प्रॉपर डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस नहीं है इसका। ठीक है, अब हमने जो अमेंडमेंट किया है उसके थ्रू हमने कोशिश की है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस स्मूथ बनाया जा सके, बट इवन अभी बहुत जल्दी होगा ये डिसाइड करना कि कितना एफिशिएंट इसको वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज वी नीड, यू कैन से, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन दिस प्राइवेट प्लेयर्स। राइट, ताकि उसका मिसयूज रोका जा सके, बिकॉज मुंद्रा पोर्ट बहुत ज्यादा हैंडल करता है कार्गो आज की डेट में। वो अगर अपने आप को आज ही माइनर पोर्ट बनाकर ही बैठा रहेगा तो फिर वो कंट्रोल में नहीं आएगा गवर्नमेंट के रेगुलेशन में। राइट, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अब देखिए एक तो सबसे बड़ा पोर्ट पे जो थ्रेट होता है ना वो होता है ऑयल स्पिल का। कई बार ऑयल इंपोर्ट किया जाता है बहुत सारा, ठीक है, स्पेशली गुजरात कोस्ट में, और कई बार स्पिल हो जाता है। ठीक है, और उसी तरीके से कि शिप में आपने सुना होगा टर्म दी बलास्ट वाटर डिस्चार्ज। और पता है इस बलास्ट वाटर डिस्चार्ज में सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि जैसे वो सपोज कि वो नेदरलैंड गया, ठीक है, वहां के पोर्ट से उसने
वहां पे पोर्ट पे डॉक हुआ, उसने अपना ये वाटर डिस्चार्ज किया और दूसरा वाटर अंदर आता है, ठीक है। उससे कई बार काफी सारे इन्वेसिव प्लांट एंड एनिमल्स भी आ जाते हैं, इन्वेसिव फ्लोरा एंड फाउना। ओके, ये जो इन्वेसिव आते हैं ना वो इसी के थ्रू आते हैं, बलास्ट वाटर डिस्चार्ज। ऑलराइट, इसके अलावा नेक्स्ट है कि अगर आप अपने शिप्स जो और ज़्यादा बड़े होते हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है कि अंडर वाटर उनकी डेप्थ भी ज़्यादा होती है, तो उसको अंदर लाने के लिए आप क्या करते हो, काफ़ी सारी ड्रेजिंग करते हो, ठीक है। और इस ड्रेजिंग की वजह से आपकी जो मराइन लाइफ है उस पर काफ़ी असर पड़ता है, तो मतलब काफ़ी सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस इसमें निकल कर आते हैं। ऑलराइट, तो हमने शायद काफ़ी सारे पॉइंट्स देख लिए। ओके, हाँ, सोशल इम्पैक्ट में एक चीज़ और देख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। जब आप डेवलपमेंट करते हो तो आप वहाँ की लोकल कम्युनिटी को काफ़ी सारा डिस्प्लेसमेंट बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, ठीक है। और सेम इशू हुआ था गंगावरम पोर्ट में, गंगावरम पोर्ट जो कि कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी जो लोकल कोस्टल कम्युनिटीज थी उनको काफ़ी डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा था। राइट, तो ये कुछ चैलेंजेस थे। राइट, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम इनिशिएटिव्स की। तो सबसे पहला इनिशिएटिव था सागरमाला। अब देखिए इसका सिंगल पॉइंट में सबसे बड़ा जो गोल था वो था पोर्ट लेड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक और चीज लाए थे, अगर आपको याद हो, कि इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाएंगे हम अपनी कोस्टल सिटीज को, ताकि वही इलेक्ट्रॉनिक्स बने, वही कोस्ट के थ्रू जल्दी से वो एक्सपोर्ट हो जाए, और कम से कम लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बाहर जाकर इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। राइट, और सागरमाला में हमने अपनी जो इनलैंड वाटरवेज हैं उन पर भी ध्यान दिया था, क्योंकि देखिए इंडिया की कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर, वो अपनी जगह है, बट इसके अलावा भी हमारे पास ऑलमोस्ट 14,500 किलोमीटर ऑफ द नेविगेबल रिवर्स भी हैं, ठीक है। जो हम वाटरवेज लेकर आए ना, नेशनल वाटरवे 1, 2 एंड सो ऑन, ऑलमोस्ट 101 वाटरवेज हम लोग लेकर आए, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है 14,500 किलोमीटर नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज का, इसका भी यूटिलाइज हम कर सकें, ये सागरमाला के अंदर हमने इसका प्रोविजन रखा था, ठीक है। और इससे पूरे जो फायदे होंगे वो वही हैं कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो और कम हो पाएगी। ऑलराइट, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड अल्टीमेटली हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मोर कॉम्पिटिटिव होंगे फॉरेन मार्केट में। क्लियर। सागरमाला के बारे में मैं कुछ और बातें भी बता देता हूं आपको, वैसे कभी आपसे अलग से नहीं पूछा जाएगा, अगर प्रीलिम्स में आ गया तो ठीक है, वरना मेंस में अलग से नहीं आएगा। ऑलराइट, गोल क्या था, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक ट्रेड विथ मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, reducing the cost of transporting domestic cargo through optimizing the model mix, optimizing time and cost of export-import container movement, lowering the logistic cost of bulk commodities by locating future industrial capacities near the coast। जैसा मैंने आपको कहा कि हम अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना चाहते हैं वो कोस्टल सिटी के पास बनाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकें और फॉरेन मार्केट को कैप्चर कर सकें। एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट करना चाहते हैं हम अपनी, जस्ट लाइक ऑन मॉडल ऑफ चाइना। Improving export competitiveness by developing port proximate discrete manufacturing cluster। ऑलराइट, जैसे अगर ये आंध्रा कोस्ट है या उड़ीसा कोस्ट है तो हम यहीं पर इन्हीं सिटीज को अपना इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना चाहते हैं, ताकि यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, कोई लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं, सीधा यहां से एक्सपोर्ट, और जितना कम खर्चा होगा उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बाहर कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, एंड अल्टीमेट गोल क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना, फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना और ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स को ऑन करना। ऑलराइट, ये था सागरमाला की बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेकर आए थे एक प्रोजेक्ट उन्नति, ठीक है। इसका गोल ये था कि हम एक बेंचमार्क सेट करेंगे ऑन ऑपरेशनल एज वेल एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। एक बेंचमार्क सेट किया जाएगा सभी हमारे जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके लिए, राइट। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो बेस्ट पोर्ट होंगे जैसे सिंगापुर है, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में हमारे पोर्ट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशनल हैंडलिंग में, फाइनेंशियली कितना प्रॉफिटेबल चल रहे हैं उस वे में, ठीक है। तो अगर हम सिंगापुर की बात करें तो आपके यहाँ से तो सिर्फ 8 आवर्स में, या जापान की बात करें आपके यहाँ से तो 8 आवर में टर्न अराउंड हो जाता है। तो हमारे जो पोर्ट्स हैं वो भी इसको इंप्रूव करने की कोशिश करें ताकि हम भी इतनी एफिशिएंसी अटेंड कर पाए। ऑलराइट, फिर हमने एक और चीज की थी कि हमने अपना जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस होता है पोर्ट का, ठीक है,
या तो आप आके पूरा एक नया पोर्ट या टर्मिनल बना लीजिए, या फिर जो है उसकी ऑपरेशनल हैंडलिंग, यानी कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है तो वो उसको प्राइवेट हाथों में देना चाहती है कि ऑपरेशन मेंटेनेंस आप कर लीजिए। ओके, तो हमने इसमें 100% एफडीआई अलाउ कर दी थी, दैट टू फ्रॉम ऑटोमेटिक रूट। कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं कि हम पोर्ट डेवलप करना चाहते हैं या आपके किसी पोर्ट टर्मिनल को हैंडल करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो 100% एफडीआई अलाउ है। राइट, नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट। तो वो मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके डे टू डे अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, वो डिसेंट्रलाइज करना चाहती है इस डिसीजन मेकिंग को। राइट, इसके बोर्ड मेंबर में हम लोगों ने कुछ चेंजेस करे हैं, बोर्ड के जो कॉम्पोजिशन है, उनकी पावर जो है उसमें। ऑलराइट, उसके अलावा हमने एक और स्टेप लिया है कि आपकी जो डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे, जैसे पोर्ट अथॉरिटी के और वहां पर कोई एक टर्मिनल अगर प्राइवेट कंपनी को दिया गया तो उनके बीच जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको बेटर इजिली सेटल किया जा सके, ठीक है। और एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव को हमने बोर्ड में जगह दी है। क्लियर, तो ये कुछ चेंजेस किए गए उसको स्मूथ बनाने के लिए। नाउ अगर याद रख सकें तो ठीक है, नहीं भी रख पाए तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अरे, मराइन एड टू नेविगेशन एक्ट, ओके, ये किया जाता है ताकि आप ज्यादा सेफ्टी इंश्योर कर सकें जो वेसल्स आ रहे हैं उनके लिए, और एफिशिएंटली आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जो भी एक वेसल को जरूरत होती है एक पोर्ट पर। ऑलराइट, और उसके अलावा हम लोग वहां पर जो अपने काम कर रहे हैं जो लोग, उनको नो ट्रांसपोर्ट बट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन इंश्योर कर सकें, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ऑलराइट, ऑलराइट, ये वेसल सर्विस वगैरह के लिए अगर याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट दैट बिग इशू। ऑलराइट, नाउ इंडियन वेसल एक्ट 21, ये इसके बारे में याद रखिएगा, ये हमारा गोल है इसमें कि हम एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना चाहते हैं, ऑलराइट, स्टैंडर्ड्स में इन ऑल इनलैंड वाटरवेज। ये इसका गोल था, इंडियन वेसल एक्ट, वी वांट टू इंश्योर ए यूनिफॉर्मिटी इन दी स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स एंड इवन वट एवर लॉ जो भी इन पे एप्लीकेबल होते हैं फॉर ऑल इनलैंड वाटरवेज। इसके अलावा टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा प्राइवेट पोर्ट्स को। टैक्स हॉलीडे मतलब ये है कि जैसे सपोज आपको 10 ईयर्स तक टैक्स फ्री कर दिया गया है कि आप ये पोर्ट डेवलप कीजिए, ठीक है, इसको मैनेज कीजिए, ऑपरेट कीजिए, 10 साल तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। कम से कम उससे ये होता है एक चीज कि फर्स्ट कि आपकी जो लोग हैं वहां पर उनको एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ऑलराइट, और आपका पूरे जो एरिया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। ओके, फिर वहां से जो भी एक्सपोर्ट वगैरह होंगे तो उन एक्सपोर्ट्स वगैरह पे तो आप आजकल जो कस्टम ड्यूटी या अगर कहीं भी सेल होगी तो जीएसटी वगैरह, मतलब आपकी पूरी इकोनॉमी को ओवरऑल फायदा होता है, भले ही आप चाहे ये टैक्स ब्रेक दे दीजिए उस पर्टिकुलर कंपनी को उस टाइम के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो हमने चैलेंजेस देख लिए, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स देख लिए, जो गवर्नमेंट ले रही है इसको इम्प्रूव करने के लिए। अब इसके अलावा और क्या करने की जरूरत है तो हम लोग ये भी देख लेते हैं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है उसने भी अपने कुछ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, तो उसने कहा था कि हमें अभी और भी कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पहला, देखिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है हमारा उसका फोकस रहना चाहिए एक्सपोर्ट पर एंड ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर, ठीक है। और इसी के लिए हमने क्या किया है कि हम बना रहे हैं कोस्टल इकोनॉमिक जोन। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप लोग जानते हो, राइट, एक्सपोर्ट का ही गोल होता है उसमें, उस पर्टिकुलर टेरिटरी को हम लोग एक फॉरेन टेरिटरी कंसिडर करते हैं, ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो उसी की लाइन पर हम लोग बनाना चाहते हैं कोस्टल इकोनॉमिक जोन, और गोल वही है कि हम लोग इसको एक हब बनाना चाहते हैं फॉर एक्सपोर्टिंग। राइट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाया हमने आंध्र प्रदेश में, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर हुए और वो डायरेक्ट वहां से एक्सपोर्ट कर दिए गए। ऑलराइट, उसी तरीके से हम सेटअप करना चाहते हैं कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट, वही सेम गोल है। ओके, उसके अलावा हम लोग एक क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि एक पूरे के पूरे शहर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। राइट, एंड उसके अलावा बाकी हमारा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके अंडर में भी काफी सारी सिटीज आती हैं, ठीक है, जो कोस्टल में है आज। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम अपना यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट एंड डिजिटलाइज बनाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट, लिंक द प्राइवेट पोर्ट टू मेजर, लिंक द प्राइवेट पोर्ट विथ मेजर एंड माइनर पोर्ट।
क्योंकि देखिए हो क्या रहा है अल्टीमेटली कि अब जैसे हमने कोल इंपोर्ट किया, ओके, या प्राइवेट वाले ने कोल इंपोर्ट किया, तो इनकी आपस में ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, सब अपने अपने स्लोस में ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिना ये ध्यान रखे कि अगर ये पर्टिकुलर चीज जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया से आई है, तो अगर ये इस पर्टिकुलर पोर्ट पे हैंडल हो सकती है तो फिर हम वहां से ले लेंगे। सेम प्रोसेस सब चीज करके यहाँ पे डबल ओवरलैपिंग नहीं करना है, हमें इनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करना होगा, ओके, टू कैटर द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स और रॉ मटेरियल्स ऑफ वट एवर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जैसे हमने ऊपर से बात की थी कि रोड कनेक्टिविटी एंड रेल कनेक्टिविटी इन पोर्ट तक उतनी अच्छी नहीं है, तो अब इसके लिए हमारे पास जरूरी हो जाता है कि जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करे, राइट, ताकि कार्गो को बहुत तेजी से हैंडल किया जा सके। वहां से अगर हमने रेलवे के थ्रू भेजा है, सपोज इंदौर में मैन्युफैक्चर करके, ठीक है, वहां की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर हमने वहां पे मैन्युफैक्चर किया है तो कितनी तेजी से रेलवे के थ्रू देन बाय रोड एंड देन अल्टीमेटली पोर्ट तक पहुंचे, उसका टाइम ड्यूरेशन कम से कम किया जा सके, उसकी कॉस्ट कम से कम की जा सके, राइट। उसी तरीके से नॉट जस्ट रोड एंड रेलवे मिनिस्ट्री बट इवन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ आपको अच्छे से कोलैबोरेट करने की जरूरत है, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा इशू क्या बन रहा है, लैंड एक्विजिशन का, ठीक है, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलते हैं आपको काफी टाइम तक, और उस वजह से जो होता है कि चीजें डिले होती जाती हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन अमंग दीज वेरियस स्टेक होल्डर्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है इंश्योर करना, ठीक है। नेक्स्ट इज कि हम जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें ताकि ये पेपर वर्क जो है उसको कम से कम किया जा सके, लेस पेपर वर्क, ओके, लेस टाइम रिक्वायर्ड, ओके, तो कम से कम हैसल्स होंगे इन लोगों को जो भी वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग उन सब चीजों का यूज कर सकते हैं, ब्लॉकचेन हो जाए या आईओटी हो जाए जो ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दे उनको, या डेटा एनालिटिक्स की इस कंपनी, ये पर्टिकुलर कंपनी रिलायबल है, ये कोई गलत चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, तो इसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो अल्टीमेटली हमारा जो गोल है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हो विद कीपिंग सिक्योरिटी इन माइंड, तो उस चीज को इंश्योर किया जा सके यूजिंग दी स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, देन ग्रीन पोर्ट डेवलपमेंट, तो अल्टीमेटली यहाँ पर इसमें गोल हमारा वही है कि हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बेटर कर सकें, ओके, बिफोर रिलीजिंग दी फंड्स, ताकि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो डिस्प्लेस ना हो, वो भी फील कर सके कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये हमारे लिए हो रहा है एंड वी मस्ट एंश्योर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो ये 4-5 हमने वे फॉरवर्ड्स में देख लिए। नाउ अल्टीमेटली आप कंक्लूजन में, क्योंकि देखिए कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आपको 1 से 2 मार्क का एडवांटेज देकर जाता है हर क्वेश्चन में, तो यही इंश्योर करता है कि आपके पेपर में मार्क्स 70 के आसपास रुकेंगे या आप उसको 100 क्रॉस करोगे, कंक्लूजन एंड द इंट्रो। इसीलिए आई टेल यू कि हमें हमेशा से अपना इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पहले से रेडी रखना चाहिए। सो यू कैन कोट इन द कंक्लूजन अबाउट द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ओके, दैट इंडिया मस्ट इंप्लीमेंट दिस मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 and take initiatives such as developing world class mega ports, okay, mega ports की बात कर रहे हैं हम, शंघाई शंघाई की लाइंस पे, ठीक है, या वर्ल्ड क्लास ट्रांसशिपमेंट हब, अभी तो हम खुद ही ट्रांसशिपमेंट करवा के ला रहे हैं दूसरे पोर्ट से, कोलंबो से, सिंगापुर से, ओके, हमें ट्रांसशिपमेंट हब बनना है ताकि बड़े बड़े पोर्ट्स हमारे शिप हमारे यहाँ डॉक हो सकें, वहां से भी छोटे शिप में चीजें दूसरी कंट्रीज को पहुंचाई जा सकें, ऑलराइट, और वही हमारा गोल है जो हम केरल में एक और पोर्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका यही गोल है कि हमें ट्रांसशिपमेंट हब बनाना है, ऑलराइट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जितना ज्यादा मॉडर्नाइज करें वो उतना अच्छा है। सो कंक्लूडिंग दैट इंडिया मस्ट implement the maritime India Vision 2030 and take initiatives such as developing world-class mega ports, transshipment hubs, and infrastructure modernization of ports. Right? That will conclude the things. So this was the topic based on Yojana of October month. Okay, so that's it. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.